हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। और आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड लेवल 1 2026 के अंदर जो पेपर होता है उसमें साइकोलॉजी के 10 प्रश्न आते हैं। ये सारे प्रश्न किस बुक से मिले हैं, आपको इसके लिए आगामी भर्ती के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, और जो 10 प्रश्न आते हैं इन प्रश्नों की बोर्ड ने फाइनल आंसर क्या माने हैं और 10 में से कितने प्रश्नों को बोर्ड ने वो डिलीट किया है, प्रूफ सहित, पीडीएफ सहित, और किस पेज पर कौन सा क्वेश्चन मिला है, संपूर्ण पीडीएफ इसके अंदर हम देखेंगे। तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर जरूर करना। और पेपर के संपूर्ण जो एनालिसिस इस प्रकार से देखने के लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेवल 1 लेवल 2 के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनका हम बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा था, बांडुरा के अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम में निम्नलिखित चरण क्या रहे। इस सवाल को है बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। क्यों डिलीट किया वो आगे प्रूफ में अपन देखेंगे, ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न था ये आपके 0 से 2 वर्ष संवेदी प्रेरक, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष तक पूर्व मूर्त संक्रियात्मक, इसके अलावा 11 से 15 वर्ष के लिए औपचारिक संक्रियात्मक। इसका बोर्ड ने फाइनल उत्तर माना है डी, यानी 1, 2, 3 और 4 सही उत्तर हैं। फिर अपन देखते हैं कि आपके विपरीतार्थी प्रवृत्तियों के संदर्भ में मूल विशेषकों को जानने के लिए रेमंड केटल द्वारा कौन सा परीक्षण विकसित किया गया था। तो ये 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किया गया था, ठीक है। फिर आपसे पूछा था यहाँ पर प्रतिवर्त पूछे थे, तो रूटिंग, मोरो, पकड़ना, बेबिंस्की, इसके संबंधित जो बोर्ड ने इसका फाइनल आंसर माना है वो ए ऑप्शन माना है, यानी जो रूटिंग होता है वो 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाता है, ठीक है। फिर आपके मोरो की बात करें तो ये 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाता है, ठीक है। पकड़ना 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाता है, ठीक है। और बेबिन्स की है वो 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाता है। इनके सारे जो प्रूफ है मैं आगे एक बार ये सरसरी नज़रों से आपको ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आगे पूरा बताऊँगा। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि 12 वर्ष की मानसिक आयु वाले 10 वर्षीय बच्चे का जो बुद्धि लब्धि यानी IQ स्तर क्या होगा, तो इसका 120 होगा। फिर आपसे प्रश्न पूछा था कि अधिगम अशक्तता वाले बच्चे निम्नलिखित बोधात्मक विकार प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें कौन से बोधात्मक जो विकार प्रदर्शित करते हैं, इसमें A और B और C, यानी दृष्टि संबंधी, श्रवण संबंधी और गति बोधात्मक, ये 3 सही है। अति सक्रियता इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, इनके बारे में। पहला कथन है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों को शैक्षिक और कार्य दशा दोनों में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक विधियों को विकसित करने में सहायता करते हैं, ठीक है। कारण था कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों का सरोकार शिक्षा, उपबोधन और अधिगम की समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों के अनुसंधान से भी होता है। तो इसका सटीक आंसर माना था फाइनल आंसर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था आपसे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा का कालानुक्रमिक रूप सेट करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न है वो आपको थोड़ा हार्ड लेवल का प्रश्न था। तो इसका कालक्रम था कि पहले परिभाषा दी थी बुद्धि की आपके एल्फ्रेड बाइनेट ने, ठीक है। उसके बाद में परिभाषा बुद्धि की दी थी साइरिल ब्रट ने दी थी, ठीक है। उसके बाद में आपके हैं और डेविड वेस्लर ने, और लास्ट में लॉयड हम्फ्रेज ने दी थी। ये प्रश्न भी कहाँ से मिला था, इसका प्रूफ बताता हूँ। फिर आपसे अगला प्रश्न था कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। फिर कथन दे दिया कि निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया है और ये व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है। तो इसका सही है कि ए और आर दोनों कथन सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या है वो नहीं करता है, ठीक है। और सृजनात्मक परीक्षणों को विकसित करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन कौन से थे, ये इनमें से तो टॉरेंस थे, परमेस थे, गिलफर्ड थे, कोलबर्ग नहीं थे। इसका सटीक आंसर है ए, बी और सी, ठीक है। इस प्रकार से ये है वो कंप्लीट, इसमें आपको ये सारे प्रश्न आए थे। और अब अपन बात करेंगे इनके प्रूफों की। इसी के साथ अगर आप रीट मेंस एग्ज़ाम
2027 की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपर हैंड रिटन नोट्स, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के ऑल सब्जेक्ट इसमें अध्ययन सामग्री हुई है जो पेपर में आए। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे राजस्थान जीके के, टीचिंग मेथड के और मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के। ये तो कॉमन रहेंगे लेवल 1 और लेवल 2 के। इसी के साथ साथ लेवल 1 के सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका भी साथ में मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें साथ में आपके टॉपिक वाइज एनसीईआरटी की, आरबीएससी को और डीएलएड के अंदर जो मूल किताबें थी वो हर टॉपिक के साथ जोड़ कर दी जाएगी। जैसे राजस्थान का जो भूगोल है तो उसमें भौतिक प्रदेश किन किन किताबों के अंदर है उनकी ऑथेंटिक पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। तो ये आपकी सुविधा के लिए है। हमारे एप्लीकेशन OR से आप डाउनलोड करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ रीट परी की तैयारी कर रहे हो तो आपके संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स OR एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं ऑथेंटिक किताबों के साथ जोड़ते हुए, ठीक है ना। और इन नोट्सों को पढ़ करके 150 में से 122 नंबर भी मिल चुके हैं, तो आप ये भी देख सकते हो। डीएलएड की फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो फाइलें नहीं बनी तो फाइलों के लिए संपूर्ण कोर्स हमारे एप्लीकेशन OR में अवेलेबल है। और BSTC सेकेंड ईयर का फाइलों का कोर्स भी अवेलेबल है। ये आपकी सुविधा के लिए कम टाइम में फाइलें बना करके कॉलेज में जमा करवा दीजिए और रीट परी और मेंस की तैयारी साथ कर दीजिए। ये तो फाइनल आंसर की हमने चर्चा ऊपर कर ली थी। अब इनके ऑथेंटिक प्रूफ देखते हैं। आपके प्रश्न था विपरीतार्थी प्रवृत्तियों के संदर्भ में मूल विशेषकों को जानने के लिए रैंडम कैटल के द्वारा जो कौन सा परीक्षण विकसित किया गया था, इसका सही उत्तर माना था बोर्ड ने 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, ठीक है। और इसका जो ऑथेंटिक है ये मनोविज्ञान कक्षा 12 की किताब है। इसमें आपका दूसरा चैप्टर है आत्म एवं व्यक्तित्व। और इसके अंदर जब आप आगे जाओगे तो यहाँ पर 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, ठीक है। यह परीक्षण कैटल के द्वारा विकसित किया गया था और अपने अध्ययनों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का वर्णन करने वाले कारकों के एक वृहद समुच्चय की पहचान की और बाद में मूल व्यक्तित्व संरचना की पहचान के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग किया। इस प्रकार से ये पूरा आपके इस बुक के अंदर मिला है और इसकी पेज संख्या है 46 पर है, ठीक है। नेक्स्ट था यही भी सेम ही प्रश्न था। और फिर अगला प्रश्न था आपके शैक्षिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों की शैक्षिक और कार्य दोनों में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक विधियों को विकसित करने में सहायता करते हैं। फिर कारण था शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों का सरोकार शिक्षा उपबोधन अधिगम की समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों के अनुसंधान से भी रहा था, ठीक है। तो इसका बोर्ड ने RA दोनों सही है, RA की सही व्याख्या ये माना। और यहाँ पर आपके हैं ये कक्षा 11th की साइकोलॉजी किताब है जिसमें आपका पहला चैप्टर है मनोविज्ञान क्या है। इसमें आप जब यहाँ पर जाओगे शैक्षिक मनोविज्ञान तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस बात का अध्ययन करता है कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग कैसे सीखते हैं। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मूलतः शैक्षिक और कार्य दशा दोनों में लोग है, ठीक है। तो ये सेम लाइन है ना, शैक्षिक मूलतः शैक्षिक और कार्य दशा दोनों में लोग निर्देशात्मक विधियों एवं सामग्रियों का उपयोग से कैसे प्रशिक्षित किए जाते हैं ये संबंधित होते हैं। इसमें शिक्षा उपबोधन और अधिगम समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों में अनुसंधान से भी संबंधित होते हैं। ये एज इट इज़ लाइन है, इस प्रश्न के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। एज इट इज़ लाइन है, ठीक है। शिक्षा ऊपर की बात करें तो यहाँ पर शैक्षिक और कार्य दशा दोनों वर्ड पड़े हैं, ठीक है। फिर आपके निर्देशात्मक विधियाँ, ठीक है। फिर शिक्षा उपबोधन और अधिगम की समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों का अनुसंधान भी से संबंधित है। एज इट इज़ लाइन है, कोई फर्क नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। शिक्षा उपबोधन अधिगम समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों का अनुसंधान से संबंधित है, कुछ भी अंतर नहीं है, एज इट इज़ लाइन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके बांडूरा के संबंधित प्रश्न था। तो ये प्रश्न है वो बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, ठीक है ना, इसमें क्योंकि ये ऑप्शन से सही सेट नहीं हो रहा था। यहाँ पर प्रेक्षणात्मक अधिगम दिया गया है और जब आप वो इस किताब के अंदर जाओगे तो यहाँ पर ये अवधान स्मृति अनुकरण और अभिप्रेरणा चारों वर्ड आपको स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, ठीक है ना। ये NCERT की किताबों के अंदर एज इट इज़ लाइन है। फिर मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न है अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। फिर निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया है और ये व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो इसका बोर्ड ने उत्तर माना था A और R दोनों सही है, RA की सही व्याख्या नहीं है, C ऑप्शन सही उत्तर माना था, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन आपके 11वीं क्लास की मनोविज्ञान किताब के अंदर देखोगे तो अधिगम 6ठा अध्याय है अधिगम, ठीक है। और यहाँ पर स्पष्ट लाइन लिखी है कि इस प्रकार का अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति को प्रेक्षित व्यवहार और अनुक्रिया या क्रिया है। यह अनुमान पद को समझने की चेष्टा करें। मान लीजिए कि आप अध्यापक आपको कविता की याद करने के लिए कहते हैं, तो आप कविता को कई बार पढ़ते हैं, तब आप कहते हैं कि आपने वह कविता सीख ली है और आपसे कविता का पाठ करने के लिए कहा जाता है और आप कविता को सुना देते हो। आपके द्वारा कविता का पाठ करना ही आपका निष्पादन है और आपके निष्पादन के आधार पर अध्यापक यह अनुमान लगाते हैं कि आपने कविता सीख ली है, ठीक है। इस प्रकार से ये एज इट इज़ लाइनें आपको है देखने को मिल रही है। ये आपके मनोविज्ञान की किताब है, इसमें पेज संख्या आपके 113 पर अवेलेबल है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पूछा था अधिगम अशक्तता वाले बच्चे हैं, जिसमें बोधात्मक विकार के बारे में बात की गई है। इसमें दृष्टि संबंधी, श्रवण संबंधी और गति संबंधी ये तीनों सही है, ए बी और सी, यानी ए बी और सी, ये बी ऑप्शन सही है। फिर ये क्वेश्चन है आपके 11वीं क्लास की जो मनोविज्ञान किताब है, इसके अंदर आप अधिगम टॉपिक है। इस अध्याय के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पर अधिगम अशक्तताएँ दी गई है, ठीक है ना। इसमें जैसे संवेदी, बौद्धिक अशक्तता, सामाजिक एवं व्यक्तिकर्मी, सारी इसके अंदर अलग से चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर प्रश्न है आराम से मिल जाएगा। फिर नीचे जाओगे तो ये पूरा इसके अंदर मैंने दे दिया है और यहाँ पर लिखा है अधिगम अशक्तता व्यक्तियों को सीखने में बाधक होती है। सीखने के असक्षम व्यक्तियों में अति सक्रियशीलता, काल बोध का अभाव तथा नेत्र हस्त समन्वय की कमी है। ये प्रश्न है वो यहाँ से उठाया गया है। फिर अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक परीक्षणों का विकसित करने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक है, तो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप जब जाओगे 12वीं की मनोविज्ञान किताब में चैप्टर है पहला मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। इस चैप्टर के अंदर आप जब जाओगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है सृजनात्मक परीक्षणों का निर्माण करने वाले मनोवैज्ञानिक पहले कौन थे, गिलफर्ड, फिर टॉरेंस, फिर खटेना, फिर वालास, फिर कोगन, परमेश, बाकर मेहंदी तथा पासी। ये नाम प्रमुख है, ठीक है ना। तो इनमें से गिलफोर्ड दिया है इसके अंदर, टॉरेंस दिया है और यहाँ पर एक परमेश दिया है, ठीक है ना। 3 यहाँ से दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो ऊपर के क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर देख सकते टॉरेंस, परमेश और गिलफोर्ड दे दिए। कॉलबर्ट इससे संबंधित नहीं है, ए बी सी सटीक आंसर है। फिर आगे जो प्रश्न है हमारा ये है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित। 0 से 2 वर्ष संवेदी प्रेरक, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक और 11 से 15 औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है। ये इसका उत्तर ए माना था। और 11वीं की किताब के अंदर जब आप मानव विकास चौथा चैप्टर के अंदर जाओगे और यहाँ पर पेज संख्या 73 पर आपको है स्पष्ट रूप से ये संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष, ये स्पष्ट रूप से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा को कालानुक्रमिक सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो है वो उत्तर माना था, यानी पहला सी और फिर ए, सी ए बी और डी, ये उत्तर सही माना था, डी ऑप्शन, ठीक है। और इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ है, ये जो प्रश्न है इसमें बुद्धि की परिभाषा है, इस प्रश्न को स्पष्ट रूप से ये परिभाषित नहीं करता, एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न एक उच्च स्तर का प्रश्न था जिसमें एमएड और एमए साइकोलॉजी से संबंधित ये फैक्चुअल प्रश्न पूछा गया था। फिर भी 2 ऑप्शन एनसीईआरटी के अंदर मिल रहे हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने बुद्धि को प्रत्यक्षीकरण से सीखने और समझने और जानने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है, पहला। फिर आपसे अल्फ्रेड बिने से संबंधित पूछा है और उसके बाद में यहाँ पर वेस्लर ने परिभाषित किया है, लेकिन इसमें सन वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। फिर आगे जब परिभाषा से संबंधित आते हैं तो बुद्धि, यानी जो बोरिंग ने 1923 के अंदर इसकी परिभाषा दी थी, ठीक है।
और फिर वेस्लर ने 1939 के अंदर एक ऑप्शन मिल गया, और ये रॉबिन्सन ने 1965 में, ये ऑप्शन में नहीं था, ये भी ऑप्शन में नहीं था, ठीक है ना। तो पूरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो रहा था, थोड़ा उच्च स्तरीय प्रश्न ये था। फिर इसमें वैसे थ्रस्टन ने भी दिया 1938 के अंदर, गिलफोर्ड का नाम भी ऐसा 67 के अंदर, लेकिन ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं था। कोई ना, एक प्रश्न आ जाते, फिर भी 9 प्रश्न तो मिल रहे हैं, 9 प्रश्न तो एज इट इज़ मिल रहे हैं। फिर ये प्रति जो रिफ्लेक्स थे ये पूछा था, ठीक है, ये रूटीन वगैरह का इससे संबंधित प्रश्न था। तो इसमें ABC क्वेश्चन जो ऊपर मैंने बताया था D से 11वीं के अंदर है ये प्रश्न है। आपको जब आप पेज संख्या 72 पर जाओगे तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है रूटिंग 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाते हैं। एज इट इज़ लाइन है मोरो 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाते हैं। पकड़ना 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाता है। बेबिंस्की 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाते हैं। कोई अंतर नहीं है प्रश्न के अंदर, आप देख सकते हो। रूटीन 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाते हैं। मोरो 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाते हैं। पकड़ना 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाता है। बेबिंस्की 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाते हैं। ABC यानी A B C और D, ये B ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये 12 वर्ष की मानसिक आयु वाले 10 वर्षीय बच्चे की बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा। 120 उत्तर सटीक आंसर था। जब आप 12वीं क्लास की मनोवैज्ञानिक किताब के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से उदाहरण देके लिखा है, उदाहरण के लिए कि 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु अगर 12 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 होगी। एकदम स्पष्ट लाइन है, कोई देखना ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो साइकोलॉजी के अंदर हैं सारे प्रश्न हैं कक्षा 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी किताब से पूछे गए हैं। अगली तैयारी करने के लिए इन बुकों को आधार बनाए जाएं। जो भी रेफरेंस बुक नहीं है, बाज़ार के अंदर खूब सारी किताबें आती हैं, उनसे दूर रहिएगा, मेहनत करिएगा। अगर इन 2 किताबों से 90% सवाल मिल रहे हैं तो आप उन 10% प्रश्नों के पीछे बड़ी बड़ी गाइडें क्यों खरीदते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और ये गलती आपको सिलेक्शन से दूर कर देगी, ठीक है ना। इस गलती से मैं खुद भुगत भोगी हूँ, लेकिन अब समझ में आ गया है कि तैयारी कैसे करना है और किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी आगे की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी मित्रों तक शेयर जरूर करना, और पूरा पेपर एनालिसिस बताऊंगा, पूरे ऑथेंटिक सोर्सों के साथ बताऊंगा, ठीक है ना। और कोर्स के अंदर जो आएगा उनको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और उसमें से आप आराम से जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूज होगा आप आराम से निकालोगे कि यहाँ पर ऑथेंटिक किताब के अंदर क्या है, ऑथेंटिक किताब में टॉपिक वाइज में क्या दिया गया, वहाँ पर मिलने का तरीका कैसा रहेगा। जैसे आपके खनिज का टॉपिक है तो खनिज के नोट्स मिलेंगे, फिर खनिज से संबंधित कक्षा 6 से 12 तक के जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक है, जो ओल्ड पुराने किताबें चलती थी RBSE के अंदर, अभी न्यू चल रही है, सारे सोर्स एक PDF के अंदर आपको हर टॉपिक के अंदर मिलेंगे। तो कोर्स ज्वाइन जरूर करना, बहुत फ़ायदा होगा, पूरा पेपर कोर्स से बाहर नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।